अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म का। और इसमें हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताएंगे आपको कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। अब सबसे पहले ये कि हाइपोथायराइडिज्म जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक बीमारी है। और हाइपोमीन बिलो और थायराइडिज्मीन यानी थायराइड ग्लैंड जब अपना फंक्शन कम कर देता है तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी ट्रेकिया के सामने होता है और इसका लेवल होता है आखिरी सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी गर्दन का मोहरा जो आखिरी होता है वहाँ से लेके सीने के पहले मोहरे तक। ठीक है। उसके बाद इसका वज़न जो है 20 से 25 ग्राम तक होता है। और इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं इस्थमस की वजह से। और ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है और इस्थमस जो है इसका सेंटर पॉइंट होता है। अब फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। और ज़रा सी भी इसकी कमी या ज़्यादती अगर हो जाए तो उसमें फिर ये होता है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो लीन होना शुरू हो जाएगा। एक्सॉफ्थैलेमस बहुत मार्क्ड होगा उसके अंदर। एक्सॉफ्थैलेमस कहते हैं आइज़ की बल्जिंग हो जाना। बॉडी फैट जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है और फेस पफिनेस आना शुरू हो जाती है और हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। ठीक है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म जो है इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में जो है थायरोक्सिन कम बन रहा होता है। और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम आ रहा होता है। अब इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है, थायराइड को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो TSH कंट्रोल कर रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। सिम्टम्स अब इसके क्या होंगे हाइपोथायराइडिज्म के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लेथार्जी होगी, वीकनेस होगी, पफिनेस ऑन द फेस होगी। मैं एक दफ़ा सारे आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। टायर्डनेस होगी, थकन होगी, सर्दी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। पफ़ी फेस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फेस पफ़ी होना शुरू हो जाता है। होर्स वॉइस यानी आवाज़ जो है हस्की होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद कोर्स हेयर एंड स्किन, बाल जो हैं पतले होना शुरू हो जाते हैं और स्किन भी जो है ढलकना शुरू हो जाती है पतली होके। फिर उसके बाद मायल्जिया, टेंडरनेस एंड स्टिफनेस। मायल्जिया कहते हैं मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है और टेंडरनेस भी रहती है और स्टिफनेस भी हो जाती है। फिर उसके बाद मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। उसके और फिर उसके बाद हैवी एंड इरेगुलर फ्लो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स जब होते हैं तो उसमें हैवी ब्लड फ्लो आता है। उसके बाद थिनिंग हेयर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ब्रेडिकार्डिया, जैसे मैंने बताया था हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में जो है हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को
ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया का डिफरेंस क्या है। अगर हार्ट रेट जो है 100 से ऊपर है तो वो टेकिकार्डिया कहलाता है, और 160 से नीचे है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। फिर उसके बाद जो है डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाता है और मेमोरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं कि वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है। और ये सिम्टम्स जो हैं जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे, इन सिम्टम्स से रिलेट कर सकेंगे कि उनके अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। फिर उसके बाद कॉजेज़ क्या होते हैं। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है इसका एक मेन कॉज है, इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड इज़ कॉल्ड हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं इसको, हाशिमोटोस डिजीज़ भी कहते हैं इसको। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द हेल्दी टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद जो है थायराइड ग्लैंड की एबिलिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके अलावा दूसरा कॉज क्या होता है, थायराइड सर्जरी हो गई, थायराइड ही निकल गया तो हाइपोथायराइडिज्म तो हो गई। ठीक है। फिर रेडिएशन थेरेपी में भी ये होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की तरफ पेशेंट चला जाता है। फिर थायराइडाइटिस ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ऑटो इम्यूनिटी हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। फॉर एग्जांपल आपकी मेडिसिन आ जाती है लिथियम। जिन मेडिसिन्स के अंदर लिथियम होता है वो हाइपोथायराइडिज्म करवा सकती हैं। रिस्क फैक्टर्स अब क्या होते हैं कि किन कंडीशंस में ये कॉमन हो सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो है वो वुमेन, जैसे मैंने बताया शुरू में, मैंने बताया था कि औरतों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उनके अंदर भी ये चांसेस होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर ये कॉमन होता है। हैव टेकन मेडिसिन फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसने मेडिकेशन ली है तो वो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ ले जाएगा, यानी थायराइड का फंक्शन कम करना शुरू कर देगा। रेडिएशंस टू द नेक एंड अपर चेस्ट, अगर नेक या अपर चेस्ट की तरफ रेडिएशंस हुई हैं या एक्सरे करवाया है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और फिर थायराइड सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाती हैं गॉइटर, जिसको गिलहड़ कहते हैं उर्दू में। ठीक है, गॉइटर हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताया कि ब्रेडिकार्डिया हो जाता है तो हार्ट के अंदर सिंकिंग फीलिंग होती है, यानी दिल घटना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक जो है वो नर्व्स अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी, जो फर्टाइल फीमेल्स हैं अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर और अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उसमें बर्थ डिफेक्ट के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बेबी के अंदर गॉड फॉरबिडन के उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया हाइपोथायराइडिज्म, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अब इसके बाद हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताएंगे आपको कि जो इसमें हेल्पफुल है। सबसे पहले सेपिया बहुत हेल्पफुल है। कैलकेरिया कार्बोनिका, ग्रेफाइट्स। अदर यूजफुल रेमेडीज इंक्लूड नेट्रम्योर, काली कार्बोनिकम, थायरॉइडिनम, कार्सिनोसिनम। फिर उसके बाद कैलकेरिया आयोडेटम, फिर थूजा, और उसके बाद सिलिशिया। तो ये रेमेडीज आप अपने माइंड में रखें। अगर किसी को भी हाइपोथायराइडिज्म है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें।
आप एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, आप एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन वो जड़ से ख़त्म करते हैं उस कंडीशन को। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो काइंडली 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 ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।